ये बताया गया है संसद एवं संघ सरकार ये राज्य है, राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार ये राज्य है, स्थानीय प्राधिकरण ये राज्य है, अन्य प्राधिकरण ये भी राज्य है। देखिए, वैसे तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे संविधान को, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान पूरी दुनिया का है, लगभग सारी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास कर दिया अपने लिहाज से, अपनी समझ से। फिर भी किसी भी बात को अगर आपके सामने मैं पॉइंट में लिख दूं, क्या हर पॉइंट को आप समझ जाएंगे? समय के साथ साथ कहेंगे सर ये जो नीचे वाली लाइन लिखी इसका मतलब क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने भी हमारे संविधान में जो बातें लिख दी होंगी उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई होंगी जिसका मतलब नागरिक नहीं समझ पा रहे होंगे ना। हाँ बिल्कुल है, जब नागरिक नहीं समझ पाएगा तो इसकी व्याख्या कौन करेगा? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स या पड़ोसी? नहीं। जब संविधान में लिखी गई किसी बात को लेकर कोई अस्पष्टता होगी तो उसकी व्याख्या न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब कभी भी आर्टिकल 12 की बात आई तो लोगों ने कहा हम जानते हैं संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, संघ सरकार का मतलब मोदी जी वाली सरकार की बात कर रहे हैं। हमें पता है राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहे हैं और राज्य सरकार का मतलब है योगी जी वाली सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन यह स्थानीय प्राधिकरण क्या है? कहा न्यायालय के पास जाओ, बताएगी वही न्यायालय कि क्या है स्थानीय प्राधिकरण। जब किसी अन्य मामले में लोग स्थानीय प्राधिकरण के लिए न्यायालय के पास पहुंचे तो न्यायालय ने कहा ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी निकाय, ऐसा कोई भी संस्था जो विधि को बनाने की शक्ति रखती है, कानून बनाने की शक्ति रखती है, किसी भी आदेश, किसी भी सूचना, किसी भी विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन को जारी करने की शक्ति रखती है, वो सब राज्य हैं। कहा जैसे, एग्जाम्पल देके बताइए। कहा जैसे नगर निगम, जैसे नगर निगम, जैसे नगर पालिका, जैसे पंचायत, जैसे जिला बोर्ड, जैसे जिला बोर्ड, ये सब क्या है? दिस इज राज्य। ये सब आपके स्टेट है। ये क्या है? ये सब राज्य है। लोगों ने कहा चलिए ये भी समझ गए कि लोकल अथॉरिटीज में क्या होगा, ये अन्य प्राधिकरण में क्या क्या रखे जाएंगे, किससे किससे और मांगे हम समझ गए नीरज सर, एमडी सर की कोचिंग है, उनसे हम बात कर सकते हैं। हम ये भी समझ गए इमरान सर इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए सारे बैचेस को लॉन्च करके उसका संचालन करते हैं, उनके नेतृत्व में क्लास चलता है, हम इनको भी जान गए। हम ये भी जान गए आदरणीय सूर्यवंशी सर, राजू सर और भी जितने टीचर्स हैं ये सब पढ़ाते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी राज्य है। हमको ये भी पता है अशोक सर जीएस वर्ल्ड के ऑफलाइन ब्रांच को संभालते हैं, दिल्ली में वो संभालते हैं, लखनऊ में वो संभालते हैं, वो भी राज्य हैं। लेकिन और भी कौन राज्य हैं? तब बताया गया कि जीएस वर्ल्ड की संस्थान में टाइपिस्ट पे बैठने वाला व्यक्ति भी जीएस वर्ल्ड है, उनके रिसेप्शन में बैठकर इंफॉर्मेशन बताने वाला भी राज्य है, एडमिशन लेकर के आपके बैच को छोड़ने वाले अरुण सर भी जीएस वर्ल्ड हैं। उसी तरीके से न्यायपालिका ने भी कहा अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी निकाय जो सरकार के वित्त का प्रयोग करता हो, जो जहां सरकार का वित्तीय नियंत्रण हो, जहां पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण हो, प्रशासनिक अधिकार हो, वे सब अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे। क्या कहा इसकी केवल दो ही कसौटी है? न्यायालय ने कहा दो ही कसौटी नहीं, मामला कोई और फंस जाए बताना, अभी कुछ लोग और अंदर भी काम करते हैं, बता दूंगा, ये भी जीएस वर्ल्ड है। लेकिन सरकार के वित्त का प्रयोग करने वाला कोई भी निकाय या व्यक्ति राज्य है। सरकार के प्रशासनिक शक्तियों के नियंत्रण में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या निकाय राज्य है। और ये सारे व्यक्ति या ये सारे निकाय अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे। और न्यायालय ने अलग अलग मामलों में जितनी भी सार्वजनिक बैंकें, राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, सेल जैसी कंपनी थी, ओएनजीसी थी, बीसीसीआई थी, इन सब को इत्यादि सब लगा दीजिएगा, पूरा ब्यौरा नहीं देना है आपको, केवल इत्यादि इतने बस लिख दीजिएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक, सेल जैसी कंपनी, ओएनजीसी महारत्न कंपनी, बीसीसीआई, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब
राज्य के अंतर्गत न्यायालय ने अलग अलग मामलों में घोषित किया है और इन्हीं राज्य के अधीन, इन्हीं राज्य के परिधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और इनके द्वारा अधिकारों का हनन किया गया तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि राज्य ने हमारे अधिकारों को छीना है। लेकिन इसके बाहर का कोई व्यक्ति छीनेगा तब न्यायपालिका सुरक्षा नहीं देगा। इसीलिए राज्य को बताना जरूरी है, क्योंकि जब आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो पूछेगा किसने आपके अधिकारों का हनन किया है, तो आप कहेंगे राज्य। कहा कौन सा व्यक्ति है, नाम बताओ उसको, जब देखेंगे ये कहां का आदमी है, राज्य का या स्थानीय प्राधिकरण का आदमी है कि लोकल अथॉरिटीज का आदमी है कि संसद या संघ सरकार का है या राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार का है। अगर उसके बाहर का आदमी मिला जो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है तो न्यायपालिका आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं देगी। इसलिए आर्टिकल 12 के तहत आपको राज्य की परिभाषा की वर्णित किया गया है। जब आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा तो विस्तार पूर्वक वहां पे सारे पॉइंट्स आपको लिखे मिलेंगे। सुशील यादव, सारे पॉइंट्स क्लियर? राज्य की परिभाषा पे उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, देखिए ये प्रश्न का एक ही मतलब है, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। साइड ने रिपीट कर दिया, फिर से अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ये हो चुका है। अब आपके मेंस में 3 सिद्धांत पूछे जाते हैं। एक होता है पृथक्करणता का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यहां ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पृथक्करणता का सिद्धांत यहां कहा जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यह क्या होता है, सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, टिप्पणी आ जाएगी 125 शब्दों में। केवल जो 8-10 क्वेश्चन आपके रहते ना, 3-4 तो केवल टिप्पणी रहती। टिप्पणी का मतलब उसके बारे में आप बता दीजिए, बस क्या है बताइए, परिभाषा बताइए, आगे बढ़िए, आप मिल जाएगा, ठीक ठाक लिख देगा नंबर। तो उसमें आपको 3 सिद्धांत पूछे जाते हैं। तीनों सिद्धांत में पढ़ा देता हूं। यहां पर मेंस में आता है पृथक्करणता का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। पृथक्करणता के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा जाता है। ग्रहण या आच्छादन के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है, जबकि अधित्याग के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कहा जाता है। जो लोग हमारा प्रीलिम्स का क्लास किए होंगे, मैंने सब इसकी परिभाषाएं वहां बताई थी, लेकिन फिर से अब मेंस का क्लास है तो मेंस लेवल पे मैं बातें बताता हूं। तब तो राज्य हाँ, नहीं, यहां राज्य की परिभाषा का संबंध केवल भाग 3 के संबंध में है। वो राज्य नहीं कि हम बिहार में रहते हैं, गुजरात में। यहां जो बने राज्य की परिभाषा बताई है, इस राज्य की परिभाषा का संबंध केवल भाग 3 के प्रायोजन के लिए। इस शब्द का मैंने प्रयोग किया था, सुनीता जी आपने सुना नहीं ध्यान से। उन्होंने लिखा तब तो राज्य विदेश होगा जो राज्य की परिभाषा से बाहर होगा। जो राज्य की परिभाषा से बाहर होगा उसको विदेश माने हम लोग फिर। लेकिन आप इन्हें ये सवाल तो कर दिया सुनीता जी, लेकिन आप ये भूल गई कि मैंने ये कहा था पहले ही कि यहां मैं जो राज्य की परिभाषा बता रहा हूं, ये भाग 3 के अंतर्गत अधिकारों की मांग के लिए कौन कौन राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। यहां जीएस वर्ल्ड ये किसके लिए थे? केवल आपके लिए जो हमारा बैच लिए हैं। लेकिन जीएस वर्ल्ड का तो अपना परिवार भी तो है। जब हमारे परिवार की बात है तो हम बहुत सारे लोगों के लिए जीएस वर्ल्ड हैं, लेकिन आपके लिए जीएस वर्ल्ड हम इस लिहाज से हैं क्योंकि आप हमारे अंतर्गत रहते हुए हमारे डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे यूपी पीसीएस मेंस के लिहाज से जीएस वर्ल्ड कौन है वो मैंने आपको बताया है। उसके बाहर जीएस वर्ल्ड का दायरा और भी बड़ा है। बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए पृथक्करणता का सिद्धांत का मतलब यह होता है, देखिए समझिएगा मामला क्या होगा। इसका संबंध कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 क्लास 2 से है। और 13 क्लास 2 में आपने एक बात पढ़ी, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था। आर्टिकल 13 क्लास 2 में क्या बात पढ़ी, जरा ध्यान से बताइए। आर्टिकल 13 क्लास 2 में आपने पढ़ा, बहुत गहरा तो नहीं लग रहा है, क्लास समझ पा रहे हैं, बहुत ऊपर से तो नहीं चला जा रहा है, कैसा लग रहा है सर? बहुत जटिल लग रहा है, नहीं समझ में आ रही मामले।
एक बार जरा कमेंट करके बताइए, जरा आपका भी रिस्पांस मैं देखता चलूँ ना। ये लेवल बहुत हाई तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वही पढ़ना तो पड़ेगा उस लेवल से। चीज़ों को हम सरल को बहुत सरल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सरलता से क्या मतलब जिसका लाभ हमारे एग्जामिनेशन में ना हो। हम तो ऐसा ही पसीना बहाएंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में काम आए। अमृत सिंह, सुशील यादव, आयुष पाठक, सुनीता, हाँ गवर्नमेंट बॉडीज। जरा बताइए कि मेंस जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं, समझ पा रहे हैं चीजों को आप लोग? कमेंट करिए जरा। अमृत सिंह सर बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है। सुशील यादव सर, कीप ऑन सर। अच्छा, नवचेतन आर्या, सुनीता, ठीक, चलिए बहुत शानदार। तो पृथक्करता के सिद्धांत के अंतर आगे चलते हैं। तो पृथक्करता के सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए जैसे यहां कहा गया है कि आर्टिकल 13 क्लास 2 में क्या बात कही, जरा याद करिए। आर्टिकल 13 क्लास 2 मतलब एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लीजिए, एक दूसरे से सब रिलेट है आपस में। आर्टिकल 13 क्लास 2 में आपने पढ़ा कि संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून अगर बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो तो न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर देगी। मान लीजिए संसद ने एक ऐसा कानून बना दिया, मान लीजिए संसद ने एक ऐसा कानून बना दिया जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो, और यह है कानून, और इस कानून के 4 पार्ट हैं। जाहिर सी बात, कोई कानून होता है उसके एक ही प्रावधान होते हैं कि बहुत सारे प्रावधान? बहुत सारे प्रावधान हैं। तो आर्टिकल 13 क्लास 2 के तहत अगर मान लीजिए कोई एक कानून बनाया गया और यह कानून का इसका यह हिस्सा मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो इस पूरे कानून को समाप्त कर दिया जाए या पूरे के केवल इस हिस्से को समाप्त किया जाए। यही है पृथक्करता का सिद्धांत। पृथक्करता का सिद्धांत यह बताता है कि जब कभी भी कोई कानून हमारे मूल अधिकारों का हनन करे तो उस कानून का जो हिस्सा मूल अधिकारों का हनन कर रहा है केवल उसको निकाल के फेंक दे या पूरे के पूरे कानून को समाप्त कर दें। तो इसका आंसर है पृथक्करता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी करता है, कहता है अगर किसी कानून का कोई एक हिस्सा ही मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों से का उल्लंघन कर रहा है, केवल इसी हिस्से को आप काट के निकाल दीजिए, बाकी सारी चीजें चलते रही, हमको कानून से कोई भी ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जो हिस्सा मूल अधिकारों से असंगत है इसको निकाल दिए जाने के पश्चात इसका अपना कोई मतलब ही ना हो जाए, पूरा का पूरे कानून का मतलब ही समाप्त हो जाए, कानून का अपना कोई अस्तित्व ही ना रह जाए, तो ऐसी दशाओं में पूरा का पूरा कानून समाप्त कर दिया जाएगा। यह कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का संबंध आर्टिकल 13 क्लास 2 से है, जो यह कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा ऐसा कोई भी कानून बनाया जाए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकता है। लेकिन पृथक्करता के सिद्धांत के अंतर्गत यह बात को स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कानून को समाप्त करना है तो मूल अधिकारों से असंगत होने वाले केवल उस प्रावधान को सीमित किया जाएगा या पूरे के पूरे कानून को। तो पृथक्करता का सिद्धांत कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत होने वाले केवल उस हिस्से को समाप्त किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात यह ध्यान देना है कि अगर उस हिस्से को निकाल देने के पश्चात उस कानून का मतलब ही समाप्त हो जाए तो ऐसी दशाओं में पूरा का पूरा कानून भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन केवल उस हिस्से को निकाल देने से कानून अपना काम कर रहा है तो कानून चलता रहेगा, केवल उस हिस्से से निकाल दिया जाएगा। इसी बात को समझाया गया है पृथक्करता के सिद्धांत में, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में बात समझ में आ गई? तो अगर टिप्पणी लिखने के लिए 125 शब्दों में आएगा तो अब लिख लेंगे ना डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है, छोड़ के तो नहीं आएंगे, लिख लेंगे। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट, अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। हमने अमेरिका से मूल अधिकार को लिया। मूल अधिकार में एक व्यवस्था है कि अमेरिका का कोई नागरिक यदि चाहे तो स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों को छोड़ सकता है, अपने मूल अधिकारों को लेने से मना कर सकता है। लेकिन भारत देश के भीतर मूल अधिकारों की रक्षा केवल राज्य से ही नहीं की गई, स्वयं आप से की गई, स्वयं अपने आप से भी की गई। बात नहीं समझ में आई? मैंने कहा भारत के भीतर मूल अधिकारों की रक्षा केवल राज्य से नहीं मिली है, खुद अपने आप से आपको भी रक्षा दी गई है। मतलब कि अगर आप चाह लें कि हमें मूल अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन, ये कंपलसरी है, ये लेना ही पड़ेगा। आप चाहकर भी मूल अधिकारों को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को इस बात का पता था कि भारत की जनता ज्यादातर कम पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब ज्यादातर निरक्षर है और इसे अपने अधिकारों की ज्ञान नहीं है, अपने नागरिक अधिकारों को, अपने संवैधानिक अधिकारों को, अपने मूल अधिकारों को समझ नहीं है। तो कोई व्यक्ति इसका फायदा लेकर के, इनसे लिखवा करके, ये व्यक्ति तो मूल अधिकार लेना ही नहीं चाह रहा, इसलिए उन्होंने समाप्त कर दिया, देखिए इनका ये साइन हुआ है और ये नहीं लेने की वजह से ये सारे क्षेत्र मेरे में आ गए, हमने इसको प्राप्त कर लिया। तो कुछ लोग इसका फायदा उठा करके किसी व्यक्ति का शोषण कर सकते हैं। इसलिए जब ये बात आई कि भाई ये बताओ, हमने मूल अधिकार से तो, अमेरिका से मूल अधिकार तो ले लिया, सारे प्रावधान हो गए, सारे सिद्धांत हो गए, सारे आर्टिकल लिखा जा चुका, ये बताओ अधित्याग के सिद्धांत को ले कि ना ले? अम्बेडकर जी ने कहा अधित्याग के सिद्धांत में क्या लिखा है? कहा अधित्याग का सिद्धांत का मतलब यह होता है कि अमेरिका में कोई नागरिक मूल अधिकारों को अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकता है। क्या हम लोग भी अपने संविधान में अधित्याग के सिद्धांत को लागू कर दें? का मतलब ये व्यवस्था कर दें कि मूल अधिकारों को कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकता है। कहा भाई बेवकूफ है आप एकदम। अगर भारत में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से मूल अधिकार छोड़ना चाहेगा ना, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, कोई उसको छुड़वा देगा। इसलिए व्यवस्था ही समाप्त कर दो। अमेरिका है, वहां की जनता दूसरी है, भारत की जनता दूसरी है। यही तर्क दे दिया करिए जब कोई आपसे कहे कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। कहा कैसा थैला उधार का? जब वो कहे कि अमेरिका से मूल अधिकार तो लिया है, सब तो वहीं से नकल किया आपने, तो कहिएगा अधित्याग का सिद्धांत मैंने लिया है, वहां की एकल नागरिकता को मैंने लिया है, वहां की संघवाद को हमने लिया है। कहा नहीं ये तो नहीं लिया है। तो कहा अरे भाई साहब, जो चीजें वहां की बेस्ट थी उसको मैंने ले लिया, जो चीजें हमारे देश की स्थितियों के अनुसार नहीं थी मैंने छोड़ दिया। तो कैसे आरोप लगा देते हो भारतीय संविधान एक उधार का थैला है? कहां उधार का थैला है? अरे भाई हम पूरी दुनिया में संविधान बन चुका है, हम लोग एक समझदार व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, तो पूरी दुनिया में हमने टहल के देखा, जहां की जो चीजें बेहतर लगी उसको लिया, जो हमारे काम की नहीं थी छोड़ दिया। देख लीजिए, मैंने मूल अधिकार को लिया लेकिन अधित्याग के सिद्धांत को छोड़ दिया। मैंने मूल अधिकार को लिया, मैंने एकल नागरिकता को छोड़ दिया, मैंने प्रस्तावना को लिया, मैंने संघवाद को छोड़ दिया। जो हमारे संविधान देश के लिए बेहतर था उसको हमने ले लिया। तो अधित्याग का सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि भारतीय नागरिक चाहकर भी अपने मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकते हैं, जिसकी मुख्य वजह यही थी ज्यादातर जनता का निरक्षर होना। और इस बात का संविधान सभा को डर था कि इसके बदले कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों के द्वारा बेवकूफ बना करके, छल के द्वारा, कपट के द्वारा, धोखे के द्वारा, चीट के द्वारा उनके मूल अधिकारों का हनन ना हो जाए। इसलिए मूल अधिकारों की सुरक्षा केवल आपको राज्य से ही नहीं मिली, बल्कि स्वयं से भी आपको मूल अधिकारों की सुरक्षा मिल जाती है। यही है अधित्याग का सिद्धांत। तो अधित्याग का सिद्धांत भारत ने नहीं अपनाया है, जबकि अमेरिका ने अपनाया है। बस इन बिंदुओं को लिख देना है आराम से। अच्छा गायत्री जी, आप भी आ गए हैं क्लास में? ठीक, अगला पॉइंट, काम करिए, लेकिन काम करिए। एक भाई, एक और मैंने लिखा था, इन्होंने छोड़ दिया क्या? शायद एक पॉइंट और लिखा था मैंने, अगर इन्होंने छोड़ दिया तो मैं इसको नोट कर देता हूं फिलहाल। ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यार हेडिंग के लिए मैंने टाइप करने के लिए दिया था, शायद छोड़ दिए होंगे। ग्रहण का सिद्धांत, इसीलिए मैं हेडिंग टाइप करा दिया हूं ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो छूट पाए। लेकिन हम तो हेडिंग के बीच से भी जो छूट रहा था उसको निकालिए। ये हमारे टाइपिस्ट साहब ने छोड़ दिया था, लेकिन हमें याद था, ये मुझे पढ़ाना है आपको। ग्रहण का सिद्धांत,
इसे क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यह ग्रहण का सिद्धांत क्या है? इसी को आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है, समझिएगा इसे। अगर मैं ग्रहण के सिद्धांत की बात करूं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है? इसका संबंध आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से है। इसका मतलब संविधान निर्माण की पहले की विधियों से है। वैसे बाद की भी विधियों से वर्तमान में हो गया, न्यायालय ने कई मामले में ऐसा फैसला दिया है, लेकिन इसका मूल संबंध संविधान निर्माण के पहले वाली विधियां से है। 13 क्लॉज 1 में जो बात बताई गई है, इसमें क्या कहा गया कि इसमें ग्रहण के सिद्धांत में यह बताया गया है कि अगर कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत हो जाए तो यह कानून हमेशा हमेशा के लिए शून्य होगा या कुछ समय के लिए इसमें ग्रहण लगेगा। इसमें कहा भाई कि जब कभी भी संविधान निर्माण के पहले की कोई विधि हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो जाए तो वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं होगी, वह केवल उस मात्रा तक होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का लंघन। फिलहाल इस मात्रा तक वाक्यांश का संबंध तो आपका पृथककर्ता से है, लेकिन यह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त ना होकर के इस पे केवल तब तक ग्रहण लग जाएगा जब तक ये मूल अधिकारों को छेड़ रहा है, मूल अधिकारों को कम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि पहले मूल अधिकार इतना था, इसका एक प्रावधान इसी पे कट कर रहा था, जिससे इस पे टकराव हो रहा था। संसद ने संशोधन किया, संशोधन करने के बाद मूल अधिकार के दायरे को यहां तक कर दिया, तो जो हिस्सा इससे लड़ रहा था उसको कम करके यहां पर सही कर दिया गया। अब क्या यह कानून मूल अधिकारों को छेड़ रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें संशोधन होने के बाद मूल अधिकारों को सीमित किया गया शायद, जिसके माध्यम से जो हिस्सा इसका लड़ रहा था वो अब समाप्त हो गया। तो क्या यह कानून अब फिर से लागू हो जाएगा कि एक बार शून्य किया हमेशा हमेशा के लिए शून्य हो जाएगा? नहीं, हमेशा हमेशा के लिए शून्य नहीं होगा। जैसे ही संशोधन करके कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जो कानून पहले उससे लड़ रहा था अब उससे सहमत हो जाए, तो वह कानून वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे कि पहले लागू था। तो यह ग्रहण कब तक लगा? सूर्य का, जब तक बीच में चंद्रमा आ गया, और जैसे ही चंद्रमा हटा तो सूर्य की रोशनी फिर से पृथ्वी पर पहुंचने लगी। ठीक उसी तरीके से ऐसा कोई भी कानून संविधान निर्माण के पहले जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो, वह तब तक के लिए वह उसमें ग्रहण लग जाएगा जब तक वह मूल अधिकारों से असंगत है। लेकिन कोई भी परिवर्तन चाहे उस कानून में करके चाहे मूल अधिकारों में करके आपस में सहमति बन गई, तो फिर वो वैसे ही कार्य करने लगेगा जैसे पहले कार्य कर रहा था। इसी को कहा जाता है ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जिसे कहा जाता है। इसे हिंदी में आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। यही आपका ग्रहण का सिद्धांत है। जब नोट्स मिलेगा उसका पूरी थ्योरी वहां पे लिखी रहेगी, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आपको समझा दिया। ये 3 सिद्धांत आपको समझने थे। उसके पश्चात आपको विधि का अर्थ को लेकर के एक क्वेश्चन आ सकता है। मूल अधिकारों के संबंध में विधि क्या है? सवाल इस प्रकार से आ जाएगा। संविधान निर्माण के पहले की विधि और संविधान निर्माण के बाद की विधियों से न्यायपालिका संरक्षण देती है, इसके आलोक में विधि शब्द को परिभाषित कीजिए। सवाल आ जाएगा, अब आप विधि कानून तो नहीं पढ़ के आए, लॉ की क्लास तो मैंने किया नहीं, इंडियन पॉलिटी पढ़ के आए हैं, और ये कह रहा है विधि को समझाइए, लॉ क्या है, लॉ समझाइए। तो लॉ क्या है, कानून क्या है, इस पर सवाल बनता है मेंस में, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जितने मुद्दों को मैं समझा रहा हूं ना, मूल अधिकार के एक क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन 50 तरीके के आएंगे, तब भी आंसर आप लिख ले जाएंगे अगर थोड़ा सा आपने अभ्यास किया। अगर शॉर्ट में मुझे इसको निपटाना होता तो ये मूल अधिकार कल ही समाप्त हो गया होता आपका, लेकिन मैं आपको इतने मुद्दे को मूल अधिकार के माध्यम से समझा देना चाहता हूं ताकि मूल अधिकार को लेकर के कैसा भी प्रश्न आ जाए आप ये न कह पाए कि हमारे पास तो मसाला ही नहीं था सर, लिखते क्या। बस आप कहानी बनाने की कला सीखिए, वो आपको स्वयं से ही करना पड़ेगा। हम एक कहानियां बनवा सकते हैं, 2 कहानी हमको जब कहिए तब कहानी बना दें,
लेकिन हमारी कहानी बनाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपकी कहानी अपने खुद के बनाने से होगा। मसाला सारा देना मेरा काम है, सारे कंटेंट देना मेरा काम है, सारा कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, सारा तरीका देना मेरा काम है, लेकिन इसको कहानी में पिरो के लिखना आपका काम होगा। और उसको एक दिन में नहीं कर पाएंगे, लिखते लिखते आप कर डालेंगे। इसलिए लिखते रहिए, कहानी में उसको पिरोते रहिए, पॉइंट को व्याख्या में, शब्दों में, भाषा में लिखने की आदत डालिए, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, उसका अमृत सिंह भैया, उसका संबंध संथारा का संबंध आप वहां आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर उसका जिक्र आ सकता है, वहां यहां पे इसका डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, संबंध कह सकते हैं, उसमें कोई सुधार कर दिया गया तो कहीं ना कहीं वो फिर से कानून चलने लगेगा, तो वह आपका ग्रहण के सिद्धांत। हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप कह रहे हैं अमृत सिंह तो एकदम सही कह रहे हैं आप, अगर इस परिप्रेक्ष्य में आपका तर्क है तो आइए देखिए विधि क्या है, किसको हम विधि माने, किस कानूनों को न्यायपालिका शून्य घोषित करेगा। क्या हमने एक निर्देश जारी किया, एमपीपीसीएस का एक वैकेंसी आ रही है, उस एमपीपीसीएस की वैकेंसी में केवल हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, पुरुषों को नहीं पढ़ाएंगे। कहिए कैसे लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का 15 का उल्लंघन कर रहे हैं, आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको पढ़ाना है सभी लोगों को पढ़ाइए, केवल महिलाओं को क्यों पढ़ाएंगे आप? तो हम कहें तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये विधि नहीं है, न्यायपालिका इससे सुरक्षा नहीं देगी, न न्यायपालिका इस कानून को शून्य घोषित करेगी। न्यायपालिका उसी को शून्य घोषित करेगी जो कानून है। तो क्या है कानून, ये जानना आपको जरूरी है, जैसे ये जानना जरूरी था कि क्या है राज्य। तो व्हाट इज लॉ, उसको समझिए। विधि किसे कहा जाएगा? संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा, या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, बनाया गया कानून। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जारी किया गया अध्यादेश कार्यपालिका या किसी कार्यपालिका या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, नियम, अधिसूचना, सॉरी अध्यादेश नहीं होगा, सूचना, आदेश, नियम या अधिसूचना, नोटिफिकेशन, या हमारे समाज में विद्यमान ऐसी कोई भी परंपरा, रीति रिवाज या रूढ़ियां, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब आपका विधि है। तो आप कहेंगे सर संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून विधि है, समझ में आ गया। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधि है, यह भी समझ में आ गया।
किसी कार्यपालिका शक्ति का या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश, कोई नियम, कोई अधिसूचना, कोई निर्देश, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये क्या लिख दिया आपने, हमारे समाज में विद्यमान ऐसी कोई भी परंपरा, रीति रिवाज और रूढ़ियां, ये भी विधि है। हाँ, ये भी विधि है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमारे समाज में किसी एक कोने में कोई ऐसी परंपरा व्याप्त हो